हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी फर्स्ट का द लिविंग वर्ल्ड उसको जानेंगे। इसके पहले वाले हमारी क्लास में जो है हमने बायोलॉजी के कुछ बेसिक्स जाने थे। बायोलॉजी के जो है क्या यूनिवर्स क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ क्या है और तमाम प्रकार के जो अच्छे साइंटिस्ट थे उनके बारे में हमने जाना था। तो आज की जो क्लास है ये हमारे एनसीईआरटी फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम और चौथा एनिमल किंगडम। तो इन 4 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है वह है द लिविंग वर्ल्ड और द लिविंग वर्ल्ड पे आज हम बात करेंगे। तो द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए कि जैसे ही आप द लिविंग वर्ल्ड एनसीईआरटी ओपन करेंगे वैसे ही एक साइंटिस्ट की फोटो होगी। ज़्यादातर एनसीईआरटीज़ में मैक्सिमम हर चैप्टर में किसी न किसी साइंटिस्ट की इमेज बनी होगी। वो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब इम्पोर्टेंट है तो उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो वो जानिए आपकी एनसीईआरटी में जो साइंटिस्ट बने हैं उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो इस लिविंग वर्ल्ड में जो फर्स्ट जो इसको ओपन करने में जिस साइंटिस्ट की इमेज बनी है वो है अर्नेस्ट मेयर साहब की। तो अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में जानिए आप। अर्नेस्ट मेयर, अर्नेस्ट मेयर, अर्नेस्ट मेयर साहब का बॉर्न जो है कैम्पटन जर्मनी में हुआ था 5 जुलाई 1904 इन कैम्पटन जर्मनी, बोर्न 5 जुलाई 1904 कैम्पटन जर्मनी। इन्हें द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। अर्नेस्ट मेयर साहब को द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और इनसे जो है मेयर साहब का कंपेरिजन होना मतलब कंपेयर किया जाता है। 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है मेयर साहब को। इसके अलावा जो है इन्होंने जो एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल स्पीसीज़ की जो डेफिनेशन दी थी, इन्होंने एक्सेप्टेड मतलब कि अभी तक जिन्होंने दिया उन्होंने कुछ अधूरा कुछ वो रहा। इन्होंने जो स्पीसीज़ की बायोलॉजिकल स्पीसीज़ की जो डेफिनेशन दी वो एकदम क्लेरिफाई का तरीके से दिया था। तो इनकी जो स्पीसीज़ मतलब डेफिनेशन रही एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्टेड रही, एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल स्पीसीज डेफिनेशन। एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल स्पीसीज डेफिनेशन। और इसके अलावा जो है इनको जो है बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन कहा जाता है। बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बायोलॉजी में जो 3 प्राइज़ होते हैं, द बेल्जियन प्राइज़, कार्लफोर्ड प्राइज़ और इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी, ये प्राइज़ तीनों जिसके पास भी होते हैं पूरे मतलब ये तीनों प्राइज़ जिसके पास भी होते हैं उसको बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन कहा जाता है। तो मेयर साहब को भी जो है ये 3 प्राइज़ मिले थे। तो इनको जो है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और इसके अलावा जो है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी जो कहा जाता है, इनको जो प्राइज़ मिले बेल्जियन प्राइज़, वो इनको 1983 में मिला, 83 में। और द इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी, सॉरी द कार्लफोर्ड प्राइज़ इनको 1994 में मिला, 94 में मिला। और द इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी, जो इनको 1999 में मिला। तो इनको जो है 3 प्राइज़ मिले। पहला बेल्जियन प्राइज़ 1983 में मिला, दूसरा प्राइज़ कार्लफोर्ड प्राइज़ 1994 में और तीसरा प्राइज़ इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी मिला। तो जो तीनों प्राइज़ मिले इनको, इसकी वजह से इनको तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है।
तो 3, और इसके अलावा इनकी लाइफ में 100 नंबर का बड़ा महत्व रहा है। 100 नंबर का महत्व इसलिए रहा है कि इनको 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में, ये उन 100 महान वैज्ञानिकों की लिस्ट में रखा गया है जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की लिस्ट में है। और सबसे बड़ी बात, जो इनका लाइफ स्पैन रहा है वो भी 100 ईयर तक रहा है। 1904 में इनकी बोर्न हुई, पैदा हुए थे और 2004 में डाइड हो गए। तो 1904 में पैदा हुए, 2004 में ख़त्म हो गए। तो इनका जो लाइफ स्पैन रहा वो 100 ईयर का रहा। लाइफ स्पैन जो रहा वो 100 ईयर का रहा। और ये 2004 में डाइड हो गए। तो थोड़ा नीचे जाने का प्रॉब्लम हो रही। तो मैं अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में आपको जो बताया वो ये बताया कि इनको जो है, इनका बोर्न जो है 5 जुलाई 1904 इनकैम्पटन जर्मनी में हुआ। दूसरी चीज़, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है इन्हें। डार्विन साहब से इनका कंपेरिजन किया जाता है कि डार्विन साहब बहुत बड़े साइंटिस्ट। तो इनका जो है, इनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल स्पीसीज डेफिनेशन, अभी तक जिन्होंने भी किया कि बायोलॉजिकल स्पीसीज मतलब क्या है, कैसे, वो आगे आपको बताएंगे। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो एक्सेप्टेड, इनकी डेफिनेशन एक्सेप्ट हुई। मतलब इन्होंने करेंटली जो है क्लियर दिया था। और इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी है बोला जाता है। ये बेल्जियन प्राइज़ 1983 में मिला, कार्फोर्ड प्राइज़ 1994 में और द इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी 1999 में। लाइफ स्पैन इनकी 100 ईयर की रही और ये डाइट जो है 2004 में हो गए। इतना आपने जान लिया। अब इसके बारे में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, वो हम आपको बताएंगे। इन्होंने जो है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ दी थी का जो है कुछ जो डेफिनेशन जो दी थी, अभी मैंने बताया ना कि बायोलॉजिकल स्पीसीज़ को जो डेफिनेशन दी थी, तो इन्होंने जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ की जो डेफिनेशन थी वो आपको हम बता रहे हैं। वो इनके जो है क्या थी, तो अर्नेस्ट मेयर साहब का जो है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़, इन्होंने जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ दिया था वो हम आपको बता रहे हैं। वो एनसीईआरटी मेंशन नहीं है लेकिन जानना ज़रूरी है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ में अर्नेस्ट मेयर साहब ने बताया था कि जब किसी भी मतलब स्पीसीज़ के दो इंडिविजुअल जो जब सेम स्पीसीज़ के दो इंडिविजुअल आपस में मेट करते हैं तो जो प्रोजेनी बनती है वो फर्टाइल होती है, वो जो है फर्टाइल होगी। बट अगर इस चीज़ को कोई ओवे ना करे, इस चीज़ को अगर ना माने, कोई डिफरेंट स्पीसीज़ अगर आपस में मेट करती हैं तो जो है ये मतलब फर्टाइल नहीं होगी, ये स्टेराइल होगी। जो प्रोजेनी होगी वो फर्टाइल नहीं होगी। आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं जैक एंड मेयर रिलेशनशिप। तो इनका जो वो रहा बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़, इसमें ये रहा कि जब किसी स्पीसीज़ के दो इंडिविजुअल, स्पीसीज़ के इंडिविजुअल मतलब जैसे हम मेल हैं तो हमारी जो शादी होगी, जिस हम जब मेट करेंगे वो फीमेल से करेंगे, या अगर आप फीमेल हैं तो अगर आप किसी से मेट करेंगे तो मेट से करेंगी। ऐसा नहीं कि आप फीमेल के साथ। तो जो किसी स्पीसीज़ के दो इंडिविजुअल, तो ऐसे ही उनका ये था कि जो हम दो लोग मेट करेंगे तो जो हमारी प्रोजनी होगी, जो हमारी संतान होगी वो फर्टाइल होगी, वो भी आगे अपनी जनरेशन बढ़ा सकती है। तो ये जो हम था ये आपको बता रहे हैं कि जब दो स्पीसीज़ के दो इंडिविजुअल, एक मेल दूसरा फीमेल, आपस में मेट करेंगे तो जो प्रोजनी होगा वो जो है फर्टाइल होगा। इनका स्टेटमेंट ये था कि ये जो है मेल और फीमेल जब आपस में मेट करते हैं तो इनका जो प्रोजनी होगा ये फर्टाइल होगा, जो प्रोजनी होगा ये फर्टाइल होगा। और जो इस चीज़ को ओबे नहीं करेगा, जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा, वो जो है मतलब इस पूरे सिस्टम बायोलॉजिकल कंसेप्ट, जिस पूरी कॉन्सेप्ट में इन्होंने बताया कि सेम स्पीसीज़ के दो इंडिविजुअल आपस में जब वो करेंगे, मेट करेंगे तो जो है वो फर्टाइल होंगे। और अब ये देखिए आप कि ऐसे एक्सेप्शन क्या है। हाँ, तो आपने पढ़ा होगा कि जैक एंड मेयर रिलेशनशिप, आगे हम आपको पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन में और हर जगह। तो जैक एंड मेयर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप, जैक एंड मेयर रिलेशनशिप में ये होता है कि जो हमारा मेल होता है, मेल डंकी, जैक एंड ये स्पीसीज जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है जैक एंड स्पीसीज का खंडन करता है, मतलब ये जो है इसको फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए वो स्टेराइल होता है, वो फर्टाइल नहीं होता। तो जैक एंड मेयर रिलेशनशिप आप देखिए, जैक एंड
बड़ा छोटा लिख देते हैं यार, कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैक एंड मेयर रिलेशनशिप। जैक एंड मेयर रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि जो जैक होता है ये हमारा मेल डंकी होता है, जो जैक होता है ये हमारा मेल डंकी होता है, और जो मेयर होती है ये हमारी फीमेल हॉर्स होती है। जो इसमें जो मेल डंकी होता है, मेल डंकी, और फीमेल हॉर्स, फीमेल हॉर्स, और जब ये आपस में मेट करते हैं, जब ये आपस में मेट करते हैं ये दोनों डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, एक स्पीसीज़ नहीं है। तो ये जो है मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, जब जैक इसमें मेल डंकी होता है और फीमेल इसमें और मेयर इसमें फीमेल हॉर्स होती है, और जब ये आपस में मेट करते हैं तो जो प्रोजनी बनती है वो म्यूल बनती है। म्यूल को हम खच्चर कहते हैं, म्यूल को हम खच्चर कहते हैं। और म्यूल स्टेराइल होता है, फर्टाइल नहीं होता है। स्टेराइल और फर्टाइल का मतलब ये होता है, फर्टाइल का मतलब होता है जो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके, जो सेम चीज़ जैसे हम हैं और हम अपनी जनरेशन को बढ़ा सकें। और म्यूल जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, ये अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये है जैक एंड मेयर रिलेशनशिप। तो अब आपने ये समझ लिया कि अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में सब आपको बता दिया। इनका जो ये था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ में ये था कि जब सेम स्पीसीज़ के दो इंडिविजुअल आपस में मेट करते हैं तो जो प्रोजनी बनती है वो फर्टाइल होती है। बट जब डिफरेंट जो इसको ओवेक नहीं करता, जैसे कि जैक एंड मेयर रिलेशनशिप, तो जैक एंड मेयर रिलेशनशिप में हमने आपको दिखाया कि जो जैक होता है मेल हमारा डंकी होता है, और जो फीमेल होती है फीमेल हमारी हॉर्स होती है, और मेयर जो होती है हमारी फीमेल हॉर्स होती है। और जब ये आपस में मेट करते हैं तो जो हमारी प्रोजनी बनती है वो स्टेराइल म्यूल होता है। स्टेराइल म्यूल मतलब वो जो है आगे अपनी वो जनरेशन को नहीं बढ़ा सकता। तो इतना हमने जाना। अब अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में इतना जानने के बाद अब हम आते हैं तो अब जो है इतना हमने जान लिया कि जैक एंड मेयर, अब तक हमने अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में जाना। अब देखिए वहाँ पे पढ़ा होगा फर्स्ट जो लिखा होगा व्हाट इज़ लिविंग। व्हाट इज़ लिविंग का मतलब यह है कि जैसे आप इस पूरे सिस्टम में देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें आपको दिखती हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब लाइफ इज़ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब ये जो जीवन है ये बहुत यूनिक है अपने आप में। हर चीज़ जो है देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, चाहे कि दौड़ते घोड़े देखिए, और चाहे कि पंछियों को उड़ते माइग्रेटिंग बर्ड्स देखिए, या फूलों की वादियाँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगती है देख के बहुत। और चाहे शार्क के अटैक का मैकेनिज़्म देखिए आप, तो हर चीज़ मतलब वो अपने आप में एक जो आकर्षण करने वाली चीज़ें होती हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो अब देखिए इसमें यह है कि पहला जो है ये है कि टेक्निकल चीज़ें, और दूसरा फिलोसफिकल। तो टेक्निकल में ये है कि अब हम ये जानें कि हम आए उसका कारण क्या है, और कैसे पता होगा कि हम लिविंग नॉन लिविंग सजीव और निर्जीव चीज़ों को हम जानेंगे, पढ़ेंगे। और दूसरा कारण ये है कि हम ये जानें जो फिलोसफिकल है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा आपको लेक्चर दें, उसमें हम आपको ये बताएं कि हम यहाँ क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, क्या करने आए हैं। तो ये सब चीज़ें अब इतना ज़्यादा हमें बोलने की ज़रूरत नहीं। हमने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया है कि हम यहाँ क्यों आए, हमारे आने का सिर्फ एक ही यहाँ पे मैसेज है, जो भगवान ने हमें बनाया, हमें जो बनाया गया है, तो हमारे सिर्फ एक कारण है, हम खाएं और अपनी जनरेशन बढ़ाएं। हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ बनना है, IAS कुछ भी बनना है, ये हमें वहाँ से नहीं बताया गया। ये हमारा पैशन है, ये हम अपने पैशन को पूरा प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको नहीं बताया, आपका सिर्फ एक काम है कि आप खाइए और अपनी जनरेशन को बढ़ाइए। तो स्टार्ट करते हैं जो है लिविंग वर्ड के बारे में। तो अभी जो है हमने बताया आपको कि इसमें जो है हर चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव लगती है और बहुत सी चीज़ों को देख के मतलब लगता है। तो अब इस जो पूरे सिस्टम में बहुत सी चीज़ें होंगी जो लिविंग नॉन लिविंग, तो कुछ कैरेक्टर्स हैं और जो भी चीज़ें हैं। तो अभी जो है जहाँ पे एक चीज़ और आएगी, हाँ, जितनी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ़ाइन करने वाली चीज़ें होंगी, लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ़ाइन करने वाले जो कैरेक्टर्स होंगे, तो पहली चीज़ जो आएगी वो होगी कैरेक्टर वो होता है जैसे कि हमारे अंदर गुड है, हम खाना खाते हैं, बट कुछ नॉन लिविंग भी कुछ मतलब हम खाते हैं, फूड ही लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, नॉन लिविंग भी, तो ये सब चीज़ें मतलब कैरेक्टर हो गया। बट हमारे अंदर कुछ होता है, हम रिप्रोडक्शन करते हैं, जो भी होता है, जो मतलब
एक होगा कैरेक्टर। इसमें जो जितना भी चीज़ें बताएंगे हम आपको, मतलब जितने कैरेक्टर्स आपको बताएंगे, इसमें एक चीज़ होगी जो मेन इंपॉर्टेंट होगी, एक होगा कैरेक्टर, दूसरा होगा वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो आप ये जानना है कि कैरेक्टर क्या है, वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है। तो इस पर जो हम बात करेंगे कि कैरेक्टर और वेल डिफाइनिंग, तो ये देख लीजिए आप पहले कैरेक्टर। हाँ, सारी बात इन्हीं दो टॉपिक चीज़ों पे है कि मतलब कैरेक्टर तो ये हो सकता है ना कि हमारे अंदर गुण है, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो अगला बंदा भी खाता होगा, बट हम खाते वो नहीं खाता, ये हमारे मतलब वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर हो गया। हम खाना खाते हैं वो भी खाता है, हम सांस हमारे अंदर रिस्पायरेशन डाइजेशन जो भी होता है उसके अंदर भी होता होगा, अगर ये उसके अंदर नहीं होता है हमारा वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है जो हमें डिफाइन करता है। तो हम खाते हैं वो भी खाता है, हम रिस्पायरेशन के थ्रू सांस लेते हैं, रिस्पायरेटरी हमारा सब सिस्टम है, ऑर्गन सब, हमारे अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, ये हमारा वेल डिफाइनिंग। तो ऐसे मतलब आप समझिए कि जैसे कैरेक्टर अलग चीज़ है, वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर हम में और उसमें सेम हो सकते हैं, बट वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है जो हमें सिर्फ परिभाषित कर सके, जो हमें पूर्ण रूप से बता सके कि हाँ हम सजीव है या निर्जीव है। तो इस चीज़ बात होगी। तो पहली चीज़ होगी वो कैरेक्टर, जो मेन चीज़ हमें देखना है कैरेक्टर, और दूसरी चीज़ जो होगी वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर, वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर। सारा गेम जो होगा इन पे होगा। तो अभी तक हमने आपको बताया कि जो कैरेक्टर होंगे और कुछ वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर होंगे, तो ये सब चीज़ें जान ली। अब देखिए कि जो है इसमें कई चीज़ें हैं, कई कैरेक्टर हैं। तो डेफिनेट, शेप एंड साइज, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक, कॉन्शियसनेस, होम्योस्टेटिस और एजिंग और डेथ, ये जो है कुछ कैरेक्टर हैं। अब इनमें हम बताएंगे कुछ कि कौन से कैरेक्टर हैं, कौन वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं, कौन सिर्फ कैरेक्टर है, कौन वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो स्टार्ट पहला जो है वो हम देखते हैं डेफिनेट, शेप एंड साइज। डेफिनेट, शेप एंड साइज। हमारी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? 6.5 फीट, 6.5 फीट। हाँ, और जितने भी जीव हैं यहाँ पे, इस पूरे जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं उनकी कुछ न कुछ सबकी डेफिनेट साइज है और सभी की है। जैसे कि जितने भी जीव जंतु हैं सबका अपना एक मतलब साइज़ है, एक डेफिनेट साइज़ है कि उनको कितने बड़े हैं, कितना मतलब एक साइज़ है जिससे आप देख सकते हैं कि क्या ये कौन सा जीव है, साइज़ से भी आप चेक कर वो देख सकते हैं। तो जो डेफिनेट ऑफ साइज, शेप एंड साइज है, शेप और साइज दोनों अलग चीज़ें हैं। शेप होता है हमारा आकार, हमारा जो आकार होता है वो डेफिनेट होता है, मतलब पहले से कंफर्म, मतलब फाइनल होता है कि इतना ही होगा, इतना मतलब इतने इसके अप्रॉक्स इतना होगा। और ऐसे ही हमारी साइज़ है, जैसे कि हम ऐसे हैं, हमारे हाथ, हमारा शेप मतलब जैसे हमारे हाथ है, पैर हैं, नाकें हैं, आँखें हैं, ये सब होगा तो ये हमारा शेप है। और साइज़ हमारी, जैसे कि साइज़ हमारा ये है, इतना है, मतलब ये सब चीज़ें। तो शेप और साइज़ में जो है डेफिनेट मतलब ये कंफर्म होता है कि फाइनल होता है इतना, कि मतलब इसके अकॉर्डिंग इतना हो सकता है। और डेफिनेट और शेप एंड साइज़ यही है कि मतलब जैसे कि आप देखते हैं फ्रिज, कूलर और भी जो चीज़ें होती हैं उनका कुछ मतलब उनका भी है, लेकिन वो तमाम चीज़ प्रकार की मतलब नॉन लिविंग्स की ज़्यादातर डेफिनेट शेप एंड साइज़ नहीं होती है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ें होती है, लेकिन ये बताइए कि जो हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें तो उनकी तो डेफिनेट शेप एंड साइज़ नहीं होती। उसका डेफिनेट साइज क्या है कि कुछ चीज़ें कम बनती हैं, कुछ ज़्यादा बनती हैं, कोई कई मात्रा में, कुछ पेड़ इतने बड़े हैं, कुछ मतलब जो भी चीज़ें हैं नॉन लिविंग, जो चीज़ें हैं। तो अब लिविंग में देखिए आपके हमारी जो साइज़ है हमारी इतनी बड़ी, हम 6 फीट है, लेकिन क्या हमारे बगल में जो हमारा दोस्त है क्या वो भी 6 फीट है? वो 5 फीट 6 इंच है। तो इसका मतलब ये है कि हम भी हमारी भी साइज़ और शेप जो है डेफिनेट नहीं है, हम भी कुछ अलग हैं। हम 5 फीट है, अगला वाला 4 फीट है, 3 फीट है, 2.5, मतलब सबका अपना अपना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी जो है, तो इसका मतलब ये है कि 100% जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है, 100% ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है। जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में 100% नहीं है तो फिर हम नॉन लिविंग को कैसे देख सकते हैं? मतलब कि जब हम खुद जो है अपने आप में जो हमारी लिविंग जो लोग हैं उसमें भी अलग अलग लोग हैं, तो आप किसी की डेफिनेट शेप और साइज से थोड़ी पता कर सकते हैं कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ऐसा तो है नहीं कि जो गाय है, भैंस है, जो जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, क्या वो
आप किसी के साइज से थोड़ी पता कर सकते हैं। भैंस गाय की बहुत बड़ी साइज होती है, हमारी इतनी छोटी होती है, बच्चा होता है इसकी इतनी छोटी होती है, बॉर्न न्यू बेबी। तो अब सबकी अलग साइज़ है अपनी, सबका अपने डेफिनेट शेप और साइज़ है। तो किसी की अब शेप और साइज से ये नहीं पता कर सकते कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। उसका रीज़न है क्योंकि जो लिविंग है इसमें भी अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेट साइज़ है। तो ये जो है 100% लिविंग में देखने को नहीं मिलता। जब 100% लिविंग में देखने को मिलता, इसका मतलब ये जो है कैरेक्टर तो है, जो एक कैरेक्टर तो है, जो एक कैरेक्टर तो है, बट वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। जे लिविंग का कैरेक्टर है बट वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं, जिससे कि आप ये पता कर पाएँ कि वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो हमने बताया कि डेफिनेट शेप एंड साइज सबकी अपने निर्धारित है, लेकिन सबकी अलग अलग है। इसमें कोई डेफिनेट सबका एक निर्धारित नहीं है कि हमारा इतना ही होगा। समझ रहे हैं भाई, हम इतने हैं, हमारे बगल वाली दीदी इतनी है, तो उससे थोड़ी ना है, सबका अलग अलग है। तो ये जो है ये कैरेक्टर है, बट ये 100% वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है जो लिविंग को डिफाइन कर सकता है। अब इसी में हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जो सेकेंड कैरेक्टर हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है जैसे कि हमारे अंदर डाइजेस्टिव प्रोसेस, जो डाइजेशन होता है, रेस्पायरेशन होता है, या फिर डाइजेशन, रेस्पायरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब बहुत सारे सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में जितने भी ज़्यादा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जैसे कि हमारा डाइजेशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, और हमारी बॉडी में कई प्रकार जो बनी होती है इसमें कनेक्ट टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, नर्वस, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस और मस्कुलर। तो ये जो 4 टिश्यू होते हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो मतलब हमारी जो बॉडी है बहुत सी चीज़ों का यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें जो है ये देखिए आप कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हमारे अंदर हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं। कुछ ऐसे भी तो जीव हैं हाँ जो कि खाना शायद उनके अंदर वो चीज़ें सब, मतलब अभी तक हमने शेप और साइज बाहर से देखा था, अब अंदर से देखिए, अंदर से हमारे अंदर यहाँ पे ये चीज़ है, उनके अंदर शायद ना हो। अब जैसे अर्थवॉर्म वगैरह हैं, कई चीज़ें वो खाना नहीं, तो मतलब हर चीज़ें अलग है। तो ये भी जो है ऐसे ही है कि वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर ये भी नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, हमारे अंदर है, इन इंक्लूडिंग हम सभी के अंदर से कुछ ना कुछ है, लेकिन वो चीज़ें मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन जरूरी थोड़ी ना कि सबके अंदर वही है। सबका अपना अपना अलग हो सकता है। हमारे अंदर जैसे कि हम हैं, हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पायरेटरी सिस्टम है, तमाम चीज़ें का ऑर्गेनाइजेशन है। और टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस, मस्कुलर, 4 टिश्यूज़ होते हैं, मतलब टिश्यू हैं, सभी से मिलकर बना है बॉडी। मतलब इस पूरी बॉडी को जो बना है, इस पूरे सिस्टम को बनाया गया ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब हर चीज़ का जो पूरा सिस्टम हुआ है। तो ये भी जो है कैरेक्टर तो है, ये जो है ये कैरेक्टर तो है, बट वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर ये भी नहीं है जिससे हम कि ये पता कर पाएँ कि लिविंग है और नॉन लिविंग है। वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर ये भी नहीं है, ठीक है। कैरेक्टर तो है बट वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। और इसमें आप देखिए ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से आप ऐसा समझिए जैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए ऐसे हम आपको समझा रहे हैं थोड़ा सा। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमें पता है रेड मार्कर से आपको दिखता नहीं है, बट हम अपनी सुविधा के लिए लिखते हैं और शायद आपको समस्याएं हो जाती हैं। अभी हम इसको ब्लैक से करेंगे, थोड़ा ऐसे दिखा रहे हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसके बाद सेल, उसके बाद जो है टिश्यू, और टिश्यू के बाद जो है पूरा सिस्टम बनता है हमारा। सॉरी, टिश्यू के बाद हमारा ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद सिस्टम। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे कि जो भी हमारे अंदर ऑर्गेनिज्म है उनका एक समूह है। उसके बाद जो है इन्होंने एक सेल बनाई। जो हमारी बॉडी बनी है सेल से बनी है, जो हमारी बॉडी है ये सेल से बनी है। और सेल से ही मतलब एक छोटा सा सेल होता है, जैसे कि जब स्पर्म और ओवा उधर से तो जाइगोट होता है, तो मतलब एक सेल होता है, सेल से पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो एक
सेल में इतनी पावर होती है कि पूरी बॉडी वो बना सकती है, पूरी बॉडी का निर्माण कर सकती है। तो ये है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम। तो सेल देखा आप, सेल में जो है टिश्यू हमने बताया 4 टिश्यू हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस, मस्कुलर, ये 4 टिश्यू मिलके फिर एक ऑर्गन मतलब जिससे एक बॉडी का एक ऑर्गन बना दिया गया, जो हमारे अंदर जितने ऑर्गन है कोई एक पार्ट बना दिया ऑर्गन, और उस पूरे ऑर्गन से पूरा सिस्टम बना है, कान, आँख, नाक, जो भी इंटरनल जो भी चीज़ें हैं, तो पूरा सिस्टम बना है। तो मतलब ये है कि ये कैरेक्टर तो है, बट वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर ये भी नहीं है जो कि आप ऑर्गेनाइजेशन से पता कर पाएँ कि लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करता है। कैरेक्टर है, वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने को हमने समझा दिया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या था, मतलब कैरेक्टर तो है बट वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट जो है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग चीज़ें हैं। ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ होती है हमारी जो है कोई मतलब पूरी बॉडी का बढ़ जाना, पूरी बॉडी में कहीं भी ग्रोथ मतलब कर जाना, ग्रोथ होता है ना, जैसे कि हमारी साइज़ बढ़ गई, ग्रोथ कर गए हम, मेनली साइज़ ही होती है ग्रोथ, हमारी जो साइज़ होती है, हमारी हाइट, यही ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ ये हमारी साइज़ का बढ़ जाना। जैसे हम इसके पहले, हाँ, एक एक चीज़ हम अलग अलग आपको समझा रहे हैं। ग्रोथ, अभी देखिए आप, थोड़ा सा टेक्निकली समझाना पड़ रहा है। एक्चुअली ये है कि हम लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना चाहते क्योंकि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए हम जो है थोड़ा सा नॉर्मली सीक्वेंस में देना, मतलब लैंग्वेज बहुत वो देना चाह रहे हैं। अब आप ऐसे समझिए कि जो ग्रोथ होता है, हम 4 फीट के हैं, 4 फीट के हैं, ये हमारी ग्रोथ, मतलब जैसे कि हम 3 फीट, यहाँ 3 फीट थे, मतलब यहाँ से, जैसे सॉरी इधर से करिए, 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4, जैसे कि हम पूरे, ये हमारी 4 फीट हाइट है, ये हमारी ग्रोथ है। इसमें जैसे हम अभी यहाँ तक थे तो यहाँ से हम यहाँ बढ़ गए। और ग्रोथ बढ़ने का जो हमारे लिविंग, ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है कि ग्रोथ हमारी एक मतलब आयु तक होती है, मतलब हमारी जो वो होती है, एज होती है, लिमिट एज तक होती है। ऐसा नहीं कि हम लाइफ टाइम बढ़ते रहेंगे। अगर लाइफ टाइम बढ़ते रहेंगे तब तो हम बहुत लंबे हो जाएंगे। भाई कुछ पहले के लोग 90 साल 100 साल जीते थे, तो आज थोड़ी मतलब लाइफ जो है ये लिमिट एज है कि आप कितने बढ़ेंगे। तो जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ ये है कि जैसे हम अभी तक 3 फीट थे, अब इतने से हम इतना बढ़ गए, ये हमारी 18 से 20 साल की उम्र रही, 22 साल की, तो हम इतना बढ़ गए, ये हमारी ग्रोथ हुई। ठीक है, ये मतलब यहाँ से अगर पूरा ही हमारे मतलब यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि हम 7 साल से थे, अब 7 साल से 20 साल तक के बीच की जो हमारी हाइट रही, या जो भी हमारा रहा, या जो हमारा किसी कह सकते हैं ना, ये ग्रोथ है हमारा। तो ग्रोथ तो सभी में होती है भाई, हर आदमी ग्रोथ मतलब हर चीज़ ग्रोथ करती है। लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग में मेन जो डिफरेंट है वो ये है कि लिविंग जो है ग्रोथ एक सर्टेन एज तक करता है, बट नॉन लिविंग का कोई वो नहीं होता, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। जैसे प्लांट्स में आप देखिए, प्लांट्स में आपने देखा होगा ग्रोथ जो है वो पूरे हमेशा चलती रहती है। प्लांट कब हमेशा आपको बड़े बड़े होते दिखाई देंगे, जितने ऊपर तक चले जाते हैं। बट ऐसा हम में थोड़ी ना है, नहीं तो हम तो बहुत ऊपर हो जाएंगे, हमारे लिए घर भी नहीं हो पाएगा। घर हमारे यहाँ की कभी आपने देखा होगा दरवाजे जो बनते हैं घरों में, उनकी जो मैक्सिमम हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट 6.5 फीट, 6.5 फीट होती है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आदमी लंबा होता है 6.5 फीट होता है, उससे ज़्यादा हम नहीं होते। क्योंकि हमारी लाइफ सर्टेन एज है कि हम इतने से मतलब सर्टेन इतना हम बढ़ पाएंगे, सर्टेन एज के अकॉर्डिंग हमारी ग्रोथ होगी। बट प्लांट्स में ऐसा अगर नहीं ऐसा होता कि प्लांट में 6 फीट ही हो गए, वो 60 फीट हो सकते हैं, 90 फीट हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े टॉलेस्ट प्लांट होते हैं। तो ये हमारी ग्रोथ है कि मतलब जैसे कि हम 7 साल के थे, 7 साल से 20 साल तक हमने कितने बड़े हो गए और क्या हुआ, ये मतलब ये हमारी ग्रोथ हो गई। नॉर्मली हम लैंग्वेज समझा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लैंग्वेज नहीं दे रहे हैं कि बहुत लिख पढ़ने वाला ऐसा हम प्रोसेस नहीं चाहते हैं। हाँ, जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा है, मेन चीज़ आप ध्यान दीजिए, ग्रोथ में इंक्रीज इन मास, increase in mass and increase in number of
टू इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इंक्रीज इन मास और नंबर। अभी हमने बताया कि जैसे कि ग्रोथ में हमारे ग्रोथ में हमारा ड्राई वेट बढ़ सकता है, मतलब हमारा वेट बढ़ सकता है, हमारा ड्राई वेट बढ़ सकता है, हमारा मास बढ़ सकता है और हमारे सेल नंबर बढ़ सकते हैं। ग्रोथ में ही तो होता है। हमारे जो बॉडी बनी है किससे बनी है? सेल डिवीजन से बनी है। तो ग्रोथ हमारा है तो वजन बढ़ जाएगा, हमारा भार बढ़ जाएगा, मास जो हमारा भार बढ़ गया, वजन बढ़ गया, या हमारी सेल नंबर बढ़ जाएंगे। सेल नंबर मतलब जैसे कि जो हमारी बॉडी बनी है, जो सेल से ही तो डिवाइड होते होते मिलियन ट्रिलियन में से पूरी बॉडी बनी है, तो ऐसे ही ग्रोथ में भी है। तो ग्रोथ जो है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ टू इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक, तो ये जो लाइफ लिविंग की जो है, जो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये टू कैरेक्टर्स हैं, ये हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो ये जानिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट था, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अब ग्रोथ हमने देखा, अभी बहुत चीज़ में थोड़ा बहुत डीपली समझाना पड़ेगा आपको। हाँ, अब डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब ये कहते हैं विकास। जैसे कि आपने देखा होगा ADA, KDA, PDA, LDA, लखनऊ डेवलपमेंट एसोसिएशन अथॉरिटी, लखनऊ विकास प्राधिकरण। तो विकास, डेवलपमेंट मतलब विकास, कहीं का विकास हो, देश का विकास, कहीं का विकास, विकास होता है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ये होता है कि जैसे जब से हम आए हैं, जब से हमारी लाइफ, जब से हमारे पैदा हुई है, जब से हमारी ओरिजिन हुई है, मतलब ओरिजिन नहीं, जब से हम यहाँ पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक, कहते हैं ना बहुत विकास कर गया वो। तो कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा उनकी चर्चा होती है हर चीज़, तो आप भी विकास करिए और देश की तरफ विकास करिए। हाँ, तो जो डेवलपमेंट होता है मतलब आपकी स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्ट से लास्ट यहाँ तक का जो पूरा टाइम होता है, इसको आप कह सकते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमारे पूरा आकार, जो भी हमारे आकार बढ़ते हैं, जो भी चीज़, मतलब जो भी चीज़ें हमारा पूरा डेवलपमेंट है हमारा। अब जैसे ग्रोथ में तो आपने सिर्फ इतना देखा कि हमारी हाइट बढ़ गई, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। जैसे कि हमारी आँख पहले ऐसी थी, अब ऐसे हो गई, हमारे गाल पहले घुसे थे, अब बाहर आ गए। हमारा मतलब सबका अपना अपना वो चीज़ है भाई, किसी की फेस अच्छे। देखिए हम जब प्योर, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जब इम्प्योरिटी, हाँ ऐसे समझाते हैं आपको। आपने देखा होगा जब तक हम मैच्योर नहीं होते, जब तक हमारे अंदर मैच्योरिटी नहीं आती, तो पहले हम मतलब बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर, पहले हमारे अंदर हमारे पास बियर्ड नहीं होते थे। आज देखिए मतलब सभी के जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के मतलब बियर्ड नहीं होते थे, फिर हम बड़े हुए, फिर हमारे अंदर बियर्ड आ गए। तो ये हमारा डेवलपमेंट है, ये हमारी बॉडी का डेवलपमेंट है। विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स है, मतलब सबका अपने मतलब सिस्टम में सेट हो जाना, ये हमारा डेवलपमेंट है पूरी बॉडी का। जो बहुत सी देखिए अप्सराएँ दिखती हैं, बहुत चीज़ें दिखते हैं। तो डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमारे स्टार्ट से लास्ट, हमारे शून्य से शिखर तक का, फर्श से और अर्श तक का जो सफ़र है, इसमें हमने क्या क्या बढ़ा, हमारा क्या क्या, ये पूरा हमारा डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट आप समझ गए। तो डेवलपमेंट सभी के लिए होता है भाई, हर कोई भी हो, क्या पेड़ पौधे हैं जो भी, क्या डेवलपमेंट इनमें नहीं होता? क्या बहुत सी चीज़ें होती है, छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है, पत्ती आ जाती है पेड़, उसके बाद फिर लोग अपने फ़ायदे के लिए उनको काट देते हैं। तो ये डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट हमने समझा। अभी आपको एक चीज़ समझ में नहीं आई, कैरेक्टर था कि वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर था? हाँ, जो ग्रोथ थी ये हम में भी होती है, और ये जो है अभी 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 आपको ये नहीं समझाते हैं। अभी आप ये देखिए, हमने बताया इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, डेवलपमेंट आपको समझा दिया, ग्रोथ समझा दिया। अब एक चीज़ देखिए आप, अमीबा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा जब बाइनरी फ्यूजन करता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा जब बाइनरी फ्यूजन करता है, तो ये जो है 2 अमीबा बनते हैं। देखिए आप, इसने बाइनरी फ्यूजन किया तो 2 अमीबा बन गए।
अब आप इसको क्या कहेंगे, ये ग्रोथ हुई इसकी या रिप्रोड्यूस हुआ? तो ये जो ग्रोथ है ये कैरेक्टर नहीं है, मतलब इसको भी हम नहीं कह सकते कि जो हमारे लिविंग या नॉन लिविंग का मेन कैरेक्टर मतलब डिफाइनिंग कैरेक्टर, हमारे वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर है, सभी बढ़ते हैं और ये भी बढ़ता है, तो ये कैरेक्टर तो है बट वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। जैसे अब ये अमीबा जो है, ये जो बाइनरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा जो है जिसने बाइनरी फिजन किया तो दो अमीबा बन गए, तो ये जो है टू सिनोनिम्स मतलब माइक अमीबा बन गए, तो ये थोड़ा सा मतलब बड़ा सिनोनिम्स टाइप का लग रहा है ना बोलने में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब मतलब कोई भी बड़ा वो लगाव टाइप का है कि भाई इसने ग्रोथ किया रिप्रोड्यूस हुआ, तो ये भी मतलब अब ग्रोथ किया कि रिप्रोड्यूस किया पता ही नहीं चल, मतलब वो ही नहीं मतलब हो रहा है आपकी मतलब जब इसकी साइज मतलब इसने ये अब जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल्स है इसमें ये बढ़ गए कि तो दो बन गए, अब इसमें आप कह सकते हैं रिप्रोड्यूस हुआ, तो ये कंफ्यूजिंग है, तो इसको हम आगे भी इसमें आप ज़्यादा मत डीपली घुसी, ये हमने ऐसे ही अमीबा का एग्जांपल आपको दिया। हाँ, अब आप ये देखिए कि जो आपकी जो ग्रोथ होती है ये 2 टाइप्स की होती है, इंट्रोसक्सेप्शन और दूसरी होती है एक्रिएशंस, ठीक है। तो इंट्रोसक्सेप्शन जो होती है हमारी, हाँ ग्रोथ जो होती है हमारी 2 टाइप्स की होती है, इंट्रोसक्सेप्शन और एक्रिएशन। इंट्रोसक्सेप्शन और एक्रिएशन ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, हम समझा रहे हैं आपको। देखिए इंट्रोसक्सेप्शन बायोलॉजी में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है ना, इंट्रोसक्सेप्शन का मतलब ये होता है जो हमारे अंदर से, जैसे आपने देखा होगा जो जब कोई भी हो मतलब बॉडी में हमारे जब बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होती है, तो मतलब किस तरह से वो बढ़ता है उसके अंदर मतलब बॉडी में हमारे, तो ये हमारी जो है इंट्रोसक्सेप्शन मतलब अंदर से जो ग्रोथ होती है ये हमारी इंट्रोसक्सेप्शन ग्रोथ होती है। बट जैसे कि हमारे जो वोमेन्स के अंदर जो मतलब न्यूबॉर्न होते बनते हैं, तो देखिए आपने हर चीज़ें जो है मतलब कार्ड के थ्रू जो है मतलब हर चीज़ें बढ़ती जाती हैं, अंदर से ग्रोथ होती है ना, हम बाहर से हमें थोड़ी कुछ दिया जाता है, वो तो अंदर ही हमारे सारा मटेरियल है, वहीं से बेबी बड़ा होता है फिर आगे उसकी बॉर्न होती है। तो मतलब ये जो है इंट्रोसक्सेप्शन हो गया, अंदर की ग्रोथ हमारे अंदर से बॉडी के अंदर जो ग्रोथ होती है इंट्रोसक्सेप्शन कहते हैं। अगर इंट्रोसक्सेप्शन कहा जाए कि ये जो है हमारे मतलब ये जो है कैरेक्टर है कि नहीं है, हाँ तो ये वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ये वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर भी है और वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर भी है। वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर इसलिए क्योंकि इंट्रोसक्सेप्शन के थ्रू हमारी बॉडी में मतलब जो अंदर से ग्रोथ होती है, जैसे जो न्यूबॉर्न होता है इन वुमेन में, जो महिलाओं के अंदर नए बच्चे बनते हैं, तो वो जो उनकी जो मतलब बनावट होती है वो अंदर से होती है ना, बाहर से थोड़ी ना देते कि लो बेटा दांत लगा लो बाहर से डॉक्टर के यहाँ से, ये ऐसा तो कुछ होता नहीं, वो तो अंदर से होती है ना, अंदर ही है सब कुछ होता है। तो ये जो है मेटाबॉलिक जहाँ रिएक्शंस होती है, जहाँ मेटाबॉलिज्म होता है वहीं होती है। तो ये जो है इंट्रोसक्सेप्शन हमारा मतलब 100% ये वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है मतलब लिविंग का, ठीक है। अब आते हैं एक्रिएशन। एक्रिएशन का मतलब होता है जब सेम कोई भी सिमिलर चीज़, जैसा कि उसके ऊपर से कुछ और आ जाए। अब इसको आप भी पहले वाला है तो बड़े 100% वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर था, लेकिन ये 5% ही वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, इसमें बहुत वो है। तो ग्रोथ देखिए आपने देखा होगा कि जैसे बालू के टीले या धूल मिट्टी, उसके ऊपर कुछ रखी है, कुछ बालू रखा है, उसके ऊपर सैंड और आके उड़ के धूल मिट्टी आके उस बैठ गए, तो ग्रोथ तो ये भी हुई ना। पहले उसकी हाइट 5 फीट थी, अब उसकी हाइट 7 फीट है। देखिए आप ये जो है ऐसे रखा था, ये पूरा जो है बालू का टीला था, अब इस पर कुछ बालू की और उड़ के आए ऐसे जो मतलब पूरी हुए, तो देखो इसकी ग्रोथ जो है पहले 5 फीट थी बट अब जो है ये 7 फीट हो गई, अब 7 फीट हो गई। तो ग्रोथ तो ये भी हुई ना, बट ये बाहर से हुई, वो अंदर से थी इंट्रोसक्सेप्शन, अंदर से थे इंट्रोसक्सेप्शन में, और ये एक्रिएशन में बाहर से होती है। तो ये देखिए आप क्या लिविंग में होती है क्या, ये
जो ये ग्रोथ होती है क्या लिविंग में होती है? हमारे अंदर कुछ ऐसा होता है क्या कि बाहर से हम चिपकाते हैं? हमारे अंदर जितनी ग्रोथ होती है वो अंदर से होती है ना। हमारे हाथ का साइज़ बढ़ता है तो अंदर से ही बढ़ता है, ऐसा तो नहीं कि हम बाहर से कहीं से कुछ ला के हाथ की उंगली किसी की काट के किसी की डेड हो जाता है, ला के अपना और बड़ा कर लेते और बड़ा कर ले, ऐसा तो होता नहीं है। ये तो भाई लिविंग हमारे अंदर तो अंदर से हो रही ग्रोथ, जितनी होती है ग्रोथ अंदर से होती है, बट बाहर से हो जाती है ना। जैसे आप देखिए कुछ रखा है, कोई सामान रखा है, उसके ऊपर से उड़ के आके बाहर से भी रख गया, तो ये जो है नॉन लिविंग का कैरेक्टर है। ये लिविंग बस में नहीं होता है, नॉन लिविंग में होता है। बालू के टीले हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े रेत पहाड़, बहुत चीज़ें उड़ के आती हैं बैठ जाती, ऐसे ही तो रेत के पहाड़ के टीले आप कहते हैं ना कूड़े का भंडार, कूड़े का ढेर, मतलब कूड़े का पहाड़। तो कूड़े का पहाड़ जो होता है ऐसे कुछ कूड़ा मतलब रखा होता है कचरा कुछ, और मोहल्लों के सोसाइटी के हम जो सड़क पे फेंकते हैं, यूज़ तो करने में बड़ा अच्छा लगता है, डस्टबिन का तो यूज़ करते ही नहीं कि साफ़ सफाई रखें। हम क्या करते हैं अपने सड़कों के, अपने घरों की जो साफ़ सफाई करने के बाद जो कूड़ा होता है वो सड़क पे फेंकते हैं। फिर सड़क वाले नगर निगम आता है, नगर निगम उठा के ले जाता है कहीं अच्छे किसी खेत में। गाँव जितनी भी कचड़ी चीज़ें होती हैं ना बिना मतलब वाली, वो गाँव में फेंकी जाती हैं, क्योंकि शहर वाले समझते हैं कि हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और वहाँ वाले सब पागल हैं। तो ये गलत है। आप भाई अपना कचरा अपने तक ही सीमित रखिए। देखिए आप नगर निगम कचड़ी को दूर दूर तक जाते हैं गाँव में, तो देखिए ना वहाँ पे कहीं फेंक दिया, सड़क पे धूल उड़ रही, बारिश हो, जब तक बारिश का टाइम है तब तो ठीक है, लेकिन गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम होती है। गर्मियों में क्या होता है, जो प्लास्टिक्स होते हैं, जो डस्ट होती है, डस्ट पार्टिकल, वो अगर ट्रांसपोर्ट वहाँ से है तो जो व्हीकल चलते हैं वहाँ पे वो चलेंगे, वो तो उनके मतलब उनके पहियों के नीचे तो बहुत सी चीज़ें उड़ती हैं। उड़ के जब इसके ऊपर आई तो ये भी तो ग्रोथ हुई ना, पहले 5 फीट थी फिर 7 फीट हो गई। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग का जो है दोनों का कैरेक्टर है। तो इसी वजह से ग्रोथ जो है वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। ग्रोथ और डेवलपमेंट ये वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। ये कैरेक्टर तो है, ये कैरेक्टर तो है, ये कैरेक्टर तो है, बट वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर ये कैरेक्टर तो है बट वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। इसका आपने समझ लिया इंट्रोसेप्शन और एक्रिएशन में। इंट्रोसेप्शन में क्या होता है, हमारे बॉडी ग्रोथ अंदर से करती है और एक्रिएशन में बाहर से। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है, इसलिए ये जो है लिविंग का वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, नॉन लिविंग का वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। अगर कह दिया जाए कि नॉन लिविंग का कैरेक्टर तो गलत है, क्या हम में ग्रो नहीं होती, कि हम भी तो ग्रो करते हैं? तो ऐसा नहीं, लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग में भी होती है। तो ये वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। हाँ, ग्रोथ है और डेवलपमेंट में एक चीज़ हम आपको और बता दे रहे हैं, जो है इसी के साथ साथ ही रिपेयर एंड रीजनरेशन। रिपेयर एंड रीजनरेशन, क्योंकि इसको बार बार करें तो अभी इसी टाइम इसको हम आपको बता दे रहे हैं। रिपेयर एंड रीजनरेशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन। रिपेयर एंड रीजनरेशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन का मतलब ये है कि जैसे हम जब घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, अपने कॉलेजों के लिए निकलते हैं, तो हम दीदी लोगों को देखने के चक्कर में अपने हाथ पांव तोड़ लेते हैं, हमारे साथ लोचा हो जाता है। लोचा ऐसे हो जाता है कि हम बगल वाली दीदी को देख रहे हैं, बगल वाली दीदी अच्छी लग रही हैं, अब बगल वाली दीदी के चक्कर में हमारे पैर फिसल गए, हम आगे किसी स्कूटी के नीचे। तो स्कूटी वाली दीदी तो वो जो दीदी को देख रहे थे तो निकल ही गई, अब स्कूटी वाली दीदी भी चढ़ा के निकल गई, तो हमारे पैर में, घुटनों में जो है कहीं भी चोटें लग जाती हैं, हाथ पैर में देखते हैं छिल जाता है, कट जाता है। तो रिपेयर एंड रीजनरेशन, रीजनरेशन, रिपेयर का मतलब उस चीज़ को रिपेयर किया जाए और रीजनरेशन का मतलब उसको फिर से वो चीज़ लाई जाए। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो हमारा ये बॉडी है, जो पूरा सिस्टम बना है, ये सेल से बना है। सेल जो है डिवाइड होती गई मिलियन ट्रिलियन बिलियन में, तो ये पूरी बॉडी बनी है, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए आप, जब हम बताया ना आपको लोचा हो जाता है, स्कूल से निकलते हैं और दीदी को देखने के चक्कर में किसी और दीदी के स्कूटी के नीचे आ गए, दीदी के स्कूटी का स्टैंड टच होता निकल गया और हमारे हाथ पैर छिल गए। फिर क्या होता है कि डॉक्टर वगैरह से तो हम कर लेते। इसके बाद आपने देखा जो लॉस्ट सेल होती हैं वो मतलब वो जो वहाँ पे चोट लगने के बाद कुछ दिन तो पपड़ी बनी रहती है, पहले वो दवा वगैरह जो लगाते हैं पपड़ी बनी रहती है। इसके बाद जो है वो जो रिप्लेस्ड हो जाती है, जो हमारी जो सेल्स होती हैं, वो जो लॉस्ट सेल होती हैं, लॉस्ट सेल्स होती हैं, ये रिप्लेस हो जाती हैं, रिप्लेस हो जाती हैं, रिप्लेस हो जाती हैं। तो इसका मतलब यही, रिपेयर एंड रीजनरेशन का मतलब यही है कि जब हमारे हाथ पैर में कहीं चोट लग जाती है, दीदी लोगों को देखने या जो भी चक्कर हो,
आप लोग जैसे भी चलाते हो। अरे आजकल तो नागिन डांस वाली स्टाइल में बाइक लोग चलाते हैं, तो ऐसे भी हो जाता है, किसी दीदी को देखने के चक्कर में बउआ पलट जाते हैं और पिताजी कहते हैं कि पहिए में वैसा था, ये था, वो था। वो माता जी पिताजी आपके घर के बीच का बचाव मामला है, वो हमें नहीं पता। तो मतलब कि रिपेयर एंड रीजनरेशन का मतलब ये है जैसे कि हमारे हाथ में पैर में कहीं चोट लगती है, हम कट जाते हैं, छिल जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जहाँ आपको हमें सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं होती है, जहाँ हम कोई भी नॉर्मल क्रीम लगाते हैं, कोई भी लगाते हैं, एंटीसेप्टिक कुछ भी यूज़ करते हैं, और हमारी बहुत जल्द वो लॉस्ट सेल जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है, हम सही हो जाते हैं, फिर से वैसे जाते हैं, लेकिन फिर से कुछ दिनों बाद हम दीदी के चक्कर में फिर से कट पिट के आ जाते हैं। तो इतना आपने जान लिया। इसके बाद जो हम आपको बताएंगे, तो रिपेयर एंड रीजनरेशन आप समझ गए होंगे कि रिपेयर एंड रीजनरेशन का मतलब ये है कि जैसे हम जो हमारे मतलब कहीं भी कुछ होता है तो चोट लगती है तो पपड़ी बनती है, उसके बाद मतलब वो खुद गायब हो जाता है। यही आपने गौर किया होगा, जब आप कहीं चोट लग जाती है कुछ एंटीसेप्टिक नॉर्मली लगा लेते हैं, उसके अब टाँका कट जाए, कट वट जाओ, बहुत ज़्यादा टाँके वाके लग जाए, वो अलग बात है। मतलब जब कट छिल जाते हो आप, तो आपने देखा होगा कि पपड़ी बनती है, उसके बाद जो है नॉर्मली वो जो लॉस्ट सेल होती है वो रिप्लेस कर दी जाती है, नई सेल्स वहाँ पे ला के लगा दी जाती है। ला के लगाई नहीं जाती बाहर से, अंदर से लग जाती है। वो इंटरसेप्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इतना हमने आपको बताया। तो अभी तक हमने आपको बताया डेफिनेट शेप एंड साइज, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमने आपको बताया रिपेयर एंड रीजनरेशन। अब ज़्यादा कंटेंट हम इसलिए आपको नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास अगर हम ज़्यादा लिखने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो ये बहुत लंबा है, लेंदी चला जाएगा वीडियो, और फिर जो है उसका मज़ा नहीं आएगा। और बहुत सी चीज़ें हम देख रहे हैं, स्पेलिंग्स की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसके लिए जो है अभी हमारा कारोबार नया नया है, तो आपको जहाँ भी प्रॉब्लम लगा करे आप हमें कमेंट में बेहिचक बता दिया करें, क्योंकि हमारी कमियों को बताना सब नहीं बताना चाहते, तो लोगों लगता है कि बुरा लग जाएगा, लोगों को भी लग जाएगा। तो जो हमारी कमियां रहा करें वो आप हमें ज़रूर बताया करें। सिर्फ हमारी अच्छाइयाँ नहीं बताएं, हमारी कमियां बताएं, क्योंकि हमें कमियां जानना है, अभी हमें अच्छाइयाँ नहीं जानना अपनी। तो नेक्स्ट जो है कैरेक्टर है उस पर आते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बड़े खुश हो गए होंगे बहुत से लोग। तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि जैसे हम हैं और हम सेम, जैसे हम सेम अपने जैसा एक और आदमी पैदा कर बना दें, ये जो है रिप्रोडक्शन है। समझ रहे हो? जैसे हम हैं, हम ह्यूमन हैं, अब हम ह्यूमन एक और बना दें, ये रिप्रोडक्शन है, ठीक है। हम फर्टाइल हैं और हम आगे एक और बनाएं, ये रिप्रोडक्शन है, यही रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन का मतलब यही है। अब रिप्रोडक्शन की 2 स्ट्रेटजीज हैं, 2 मेन स्ट्रेटजीज क्या हैं, ये देखिए आप, 2 स्ट्रेटजीज। सेक्सुअल, असेक्सुअल। सेक्सुअल तब होता है जब हम 2 पेरेंट्स होते हैं, मेल फीमेल, ये जो 2 डिफरेंट्स होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। असेक्सुअल क्या है, जब सिंगल पेरेंट्स जो है एक से दूसरा बना दे, ठीक है, सिंगल पेरेंट्स एक से दूसरा बना दे, जैसे हमने अभी बताया था यूनिसेलुलर अमीबा, ठीक है। तो सेक्सुअल एसेक्सुअल, इसमें जो मेन जो है बेहतर जो होता है, मतलब इसमें मेन जो कैरेक्टर मतलब अच्छा जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ज़्यादातर लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। कहने का मतलब है कि जो मतलब मेन बेटर स्ट्रेटजी जो है, बेटर स्ट्रेटजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की होती है, असेक्सुअल नहीं। तो रिप्रोडक्शन में आप ये देखिए, रिप्रोड्यूस तो सभी करते हैं भाई, 1 से 2 बनना या 2 से 4 बनना, मतलब सभी के 2, 4, 6 बच्चे या इधर। तो रिप्रोड्यूस से आप ये देखिए कि क्या ये कैरेक्टर तो है, रिप्रोडक्शन कैरेक्टर तो है, बट क्या ये वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है क्या? वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। उसका कारण आप देखिए, स्टेराइल ह्यूमन और म्यूल, और जो है स्टेराइल ह्यूमन, म्यूल और बी, हनी, जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं, बी। तो स्टेराइल ह्यूमन, म्यूल और बी, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई। स्टेराइल कुछ ऐसे होते हैं जीव, हमारे जैसे लोग, मतलब कुछ जीव होते हैं जो स्टेराइल होते हैं। तो स्टेराइल होते हैं तो आगे जो है वो नहीं कर पाते, जो प्रोडक्शन नहीं कर पाते, वो जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, तो आगे वो अपनी प्रोजनी नहीं बना सकते, वो स्टेराइल होते हैं। ऐसे ही म्यूल है, म्यूल जो है जैक एंड मेयर रिलेशनशिप का जो है से जो है प्रोडक्ट प्रोजनी पैदा बना है, प्रोडक्ट बना है ये। तो म्यूल भी जो है स्टेराइल है, ये जो है फर्टाइल नहीं है। ऐसे ही हमारी बी है, वर्कर्स बी हैं, वर्कर्स बी भी हमारी स्टेराइल हैं। तो कहने का मतलब जब ये
नॉन लिविंग तो छोड़िए आप, लिविंग में क्या सभी को सेक्स करना जरूरी है क्या, कि सभी रिप्रोडक्शन करें, सभी को रिप्रोडक्शन करना जरूरी थोड़ी ना कि अपने बच्चे, कई ऐसे नेता अभिनेता हमारे देश में हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सभी हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ इतना समझिए आपका रिप्रोडक्शन करना जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि वो तो छोड़िए, फर्टाइल लोग नहीं करते, स्टेराइल तो छोड़िए, स्टेराइल में अब आप देखिए ना कि स्टेराइल ह्यूमन जो हनी बी होती है हमारी, वर्कर्स बी और म्यूल्स, ये भी तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव हैं, लेकिन ये मतलब रिप्रोडक्शन नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो ये कहा जाएगा कि कैरेक्टर है, तो हाँ ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, बट ये वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है क्या? वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर ये नहीं है। वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर इसलिए, नॉन लिविंग तो छोड़िए, लिविंग लोग इसको नहीं करते हैं भाई, रिप्रोडक्शन सब रिप्रोड्यूस सब थोड़ी करते हैं, सभी प्रोजेनी नहीं बनाते, कुछ लोग नहीं बच्चे पैदा करते, इसका मतलब ये थोड़ी आपको कहते हैं कि वो निर्जीव है, वो तो जीव है ना। वो अगर भाई अगर अपनी संतान नहीं बढ़ाना चाहते, वो आगे अपनी जनरेशन नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो निर्जीव है, वो भी जीव है, वो सजीव लोग हैं, ठीक है। तो आपको हमने बताया कि रिप्रोडक्शन जो है कैरेक्टर है, वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। तो रिप्रोडक्शन को भी जो है आप ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने बताया था अमीबा का, तो अमीबा का अब ग्रोथ बढ़ी, रिप्रोडक्शन हुआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, ये सेक्सुअल के एग्जांपल था वो, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन भी हमारा जो है कैरेक्टर है, बट वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट कैरेक्टर है वो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 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 जो है, अब मेटाबॉलिज्म जो है कि जैसे हमारे अंदर बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, जैसे कि रिस्पायरेशन, डाइजेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा पूरा सिस्टम है, हम खाना खाते हैं, तो ये बताइए कि जो हम जैसे जो भी खाते हैं क्या वही चीज़ निकल, मतलब वो एक अलग फॉर्म में होती है, तो मतलब इसका मतलब हमारे अंदर कुछ मैकेनिज्म है, कुछ रिएक्शंस होती हैं, तो जो मैकेनिज्म है, जो रिएक्शंस होती है, इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म, इसके थ्रू होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो मेटाबॉलिज्म जो है ये कैरेक्टर भी है, ये कैरेक्टर भी है, ये कैरेक्टर भी है, और ये वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर भी है, वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर भी है, कैरेक्टर भी है। ये कैरेक्टर तो है ही, बट ये वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर भी 100% है, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, नॉन लिविंग में नहीं होता है, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारी रिस्पायरेशन है, जैसे कि नॉन लिविंग थोड़ी ना रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं क्या? नहीं करते हैं, उनके अंदर डाइजेशन वो खाते हैं भाई, बहुत चीज़ें हम खाते हैं ना, पेट खाते तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जो ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं, नॉन लिविंग में नहीं होती हैं। तो मेटाबॉलिज्म कैरेक्टर है, बट उसके साथ साथ ये वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ये जो है सजीव, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये सजीव है, इसका 100% प्रमाण है कि मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सिर्फ लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। कसम खा लीजिए कि मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, 100% कन्फर्म है, नॉन लिविंग में नहीं होती है। और ये सिर्फ ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, चाहे जो भी हो, छोटा से छोटा जीव लीजिए, बड़ा से बड़ा जीव, सबकी बॉडी में रिएक्शंस होती हैं सब, चाहे रैट की बात करिए, काऊ की करिए, बफेलो की करिए, शेर, हीरा, गेड़ा, जो भी जिनकी भी बात करेंगे आप, अभी हमने जिस रिप्रोडक्शन में बताया, स्टेराइल ह्यूमन जो है, म्यूल्स है, मतलब ये लिविंग तो है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन एग्जांपल वो नहीं था, कैरेक्टर तो था, वेल डिफाइनिंग नहीं था। लेकिन जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म, ये सब के अंदर होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सब के अंदर होना जरूरी है, 100% होना जरूरी है। तो ये कैरेक्टर है, उसके साथ साथ ये वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये सब के अंदर होती है और ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो अभी तक जो है, जैसे हमने इतना पढ़ा, तो अभी तक हमने कैरेक्टर तो बहुत से मिले, लेकिन वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर जो है बहुत कम मिले। तो वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर में जो है ये मेटाबॉलिज्म जो है हमारा वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को आप रिस्पॉन्सिवनेस या चेतना भी कह सकते हैं। हम कुछ कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, बट अगर किसी की कॉल आ जाती है, हमारे फ़ोन की बेल बजती है, तो जब किसी दीदी की कॉल आ जाए तो हम उठ जाते हैं, पता चल जाता है हमें। तो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर कोई बुला देता तो इसका मतलब है कि ऐसा तो है नहीं कि हम जैसे आप बताइए ना, क्या आपके सोने का टाइम रात के 10 से सुबह का 6 है, तो क्या 10 से 6 के बीच आप सो जाते तो उठते नहीं रहेगा पूरी रात?
उठ तो जाते हो, कोई बुलाता होगा, कुछ हो जाता, मोहल्ले में लड़ाई हो जाती, कुछ होता हो तो उठ तो जाते ही हो गए। तो ये जो है, जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चेतना है, जो हमारी रिस्पॉन्सिवनेस है, ये कैरेक्टर है जो 100% वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर भी है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर भी है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर भी है, और ये वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर भी है, वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर भी है, और ये 100% है। ये जो कॉन्शियसनेस होती है ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। क्योंकि हमारा फ़ोन जो है, आप ऐसे देखिए कि कोई भी दीदी हैं, उनको हम एक कंटाप जड़ दिए तो दीदी हमको जो है 2 कंटाप जड़ेंगी, क्योंकि उनके अंदर रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी है, वो रिस्पॉन्स कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कोई भी हो, किसी भी दीदी को आप एक कंटाप मारिए, बगल में दीदी फिर 2 कंटाप आपको जड़ देंगी। तो इसका मतलब दीदी ने हमें रिस्पॉन्स दिया, दीदी ने हमें रिप्लाई किया। तो इसका मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये जो कॉन्शियसनेस है, मतलब उनके अंदर चेतना है, रिस्पॉन्स करने की क्षमता है, वो सोचती हैं, उन्हें पता है कि हमने उनको मारा। बट अगर हमारे बगल में किसी चाचा की खड़ी कार को एक लात मार दो तो हमें रिस्पॉन्स नहीं, वो थोड़ी ना हमें लात मारेगी, वो थोड़ी ना मारेगी। तो इसका मतलब ये है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स नहीं करते, उनकी तरह कॉन्शियसनेस नहीं होती। हाँ, कार दूसरे की होगी तो मालिक ज़रूर मार देगा, तो इसलिए अपनी कार पे लात मारे, दूसरों की कार पे लात ना मारे। तो कॉन्शियसनेस कैरेक्टर भी है और 100% वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, कॉन्शियसनेस बताया ना, दीदी को जब हम मारेंगे 1 कंटाप, दीदी हमें 2 कंटाप जड़ देंगी, ये कैरेक्टर है। इसका मतलब वो दीदी रिस्पॉन्स कर रही हैं। किसी भी जीव को, जब शेर जाता है जंगल, कभी जू में गए होगे, जब शेर को देखो, शेर को ऐसे देखो, शेर दौड़ता है, इसका मतलब वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो इसका मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर। किसी भी जीव को जब हम टच करते हैं, चाहे सांप हो, बिच्छू, जो भी होते हैं, जितनी जीव जंतु हैं, गाय भैंस जो भी है, नेता अभिनेता, जिनको आप टच करोगे, किसी को मारोगे तो रिस्पॉन्स करेंगे, 2 कंटाप मारेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता कि आप चेयर को मारोगे, कार को मारोगे, फ़ोन को तोड़ दोगे तो ऐसा नहीं, फ़ोन आपको 1 कंटाप मार देगा। तो ये सिर्फ कैरेक्टर है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का 100% कैरेक्टर है, और नॉन लिविंग का वेल डिफाइनिंग। और ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर नहीं है, वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है, 100% वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है। नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता कि आप किसी को मारो तो वो आपको रिस्पॉन्स करेगा, और लेकिन लिविंग में क्या है, दीदी को मारा 1 घंटा, दीदी 2 घंटा आप जड़ देंगे। इसका मतलब ये है वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो मेटाबॉलिज्म भी जो है वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है, 100% है, और कॉन्शियसनेस भी है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेटिस का मतलब ये होता है कि अपने आप को मेंटेन रखना। अपने आप को मेंटेन रखने का मतलब ये नहीं कि हमेशा टाई बेल्ट सूट लगा के रहना। मेंटेन रखने का मतलब ये है कि जैसे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, कभी आपने देखा है कि ठंडी में जाओ, मतलब जैसे कि गर्मी बहुत होती है तो आपको अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी, हम कूलर बाहर लगाते हैं, अंदर थोड़ी कूलर लगाते कि हम कोई ऐसा हमारे अंदर विंडो बनी है कि हम डाल दें कूलर, ठंडी में जो है हीटर डाल दें, ब्लोअर डाल दें, गर्म होता रहेगा हमारा पूरा सिस्टम। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। हम अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, मतलब हमेशा वो मेंटेन रखता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन जो भी है, वो हमेशा मेंटेन रहती है। ऐसा नहीं कि ठंडी में बहुत ठंडी हो जाएंगी, गर्मी में बहुत गर्म हो जाएंगी। तो होम्योस्टेटिस का नॉर्मली मतलब ये समझिए आप कि टेम्परेचर को, एक तापमान को मेंटेन रखना, जो भी हमारी बॉडी का जो अंदर का तापमान होता है उसको मेंटेन रखना। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती, ऐसा तो है नहीं कि आप कार का जो है कार, एक बार कार को आपने ठंडे पानी से धुल लिया तो कार हमेशा ठंडी बनी रहेगी, ऐसा तो नहीं, वो तो बदल जाएगी ना, अंदर बाहर सब कुछ उसका बदल जाएगा। बट ऐसा नहीं है हमारे अंदर हमेशा टेम्परेचर मेंटेन टेम्परेचर रहता है। हमारे इस बॉडी का टेम्परेचर, जो हमारे सिस्टम का टेम्परेचर है, ये हमेशा मेंटेन रहता है, ये कभी कम ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो जिसको हम होम्योस्टेटिस कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। और होम्योस्टेसिस कैरेक्टर भी है, होम्योस्टेसिस कैरेक्टर भी है, कैरेक्टर भी है, और वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर भी है, वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर भी है। ये कैरेक्टर भी है और ये 100% वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। तो जो होम्योस्टेसिस है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का 100% वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ये डिफाइन करता है कि हाँ, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है। ठीक है, चाहे किसी भी जीव में हो, हमारे अंदर हो, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबका एक टेम्परेचर मेंटेन होता है। ऐसा नहीं है कि कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम ज़्यादा। ऐसा तो है नहीं कि बरसात का मौसम तो नहीं कालम, ये तो नहीं चलता है, नॉर्मली होता है, सबका मेंटेन होता है। तो हमने होम्योस्टेसिस आपको बताया कि होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर हमेशा बॉडी का मेंटेन रहना। ऐसा नहीं कि ठंडी में ठंडा हो जाए, गर्मी में गर्म हो जाएगा, बरसात में बड़ा पानी निकलने लगे, ऐसा तो नहीं होता, हमेशा मेंटेन रहता है। ठीक है, बट कार में, चेयर में, फ़ोन में हमारे ऐसा नहीं होता है। फ़ोन जब ज़्यादा लोड दोगे तो फ़ोन गर्म हो जाता है, फ़ोन
हॉट हो जाता है पीछे से, तो वो हमेशा हॉट थोड़ी रहता है, हमेशा कूल थोड़ी रहता है, वो तो भाई बदलता रहता है, बट हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। अब होम्योस्टैसिस के बाद जो नेक्स्ट है वो है एजिंग। एजिंग का मतलब ये है कि सब, एजिंग को आप कह सकते हैं लाइफ स्पैन, एजिंग को आप लाइफ स्पैन भी कह सकते हैं। एजिंग का मतलब ये है कि जैसे हम आए हैं और हमारा एक लाइफ स्पैन निर्धारित है कि हम हैं अभी हम 60 साल जिएंगे, तो ये हमारी एजिंग हो गई। बट नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता है, नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता कि वो 60 साल ही रहेंगे। जैसे हमने कोई कार खरीदी, हमारे बाबा के बाबा ने खरीदी थी साइकिल, सॉरी कार नहीं साइकिल, हमारे बाबा के बाबा ने साइकिल खरीदी थी, हमारे घर में आज भी है। तो ऐसा थोड़ी ना कि वो ख़त्म हो गई या उसका वो ख़त्म हो गया, वो तो है, उसके कुछ पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं तो हम एक स्पेयर रिपेयर करा के वो सही हो सकते हैं। बट हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है कि हम आज हैं तो हमारे आने वाली 3-4 जनरेशन हमें रख सकेंगी, ठीक है, हम ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है एजिंग का मतलब है लाइफ स्पैन, सबका अपना एक निर्धारित आयु है, सबकी अपनी निर्धारित आयु है और सबको उसके अकॉर्डिंग, जो साइकिल है सब उसी अकॉर्डिंग सब चलते हैं, सब वही है। तो ये भी जो है वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ये एजिंग कैरेक्टर भी है और वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर भी है, एजिंग जो है कैरेक्टर भी है, और ये 100% वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है, क्योंकि नॉन लिविंग का कोई एज नहीं होता है कि इतने साल रहेगी। क्या देखा क्या, वो तो आपका मन है भाई कि आपने फ़ोन खरीदा 3 महीने में हटा दिया, लेकिन उसकी लाइफ स्पैन थोड़ी निर्धारित है कि ये फ़ोन इतने साल से इतने महीने इतने घंटे तक चलेगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है भाई, उसकी तो कोई लाइफ स्पैन निर्धारित नहीं है। लेकिन हमारी निर्धारित है, हम मैक्सिमम 70 ईयर जिंदा रहेंगे, तो मतलब मैक्सिमम 70 ईयर जिंदा रहेंगे, मतलब जितना भी मैक्सिमम हमारी लाइफ स्पैन होती होगी, ठीक है। ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, सबका अपना वो होता है, लाइफ साइकिल होता है, कोई 12 महीने का जीता है, कोई 2 साल में जीता है। अब आप देखिए गाय भैंस जो भी जानवर एनिमल्स होते हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स जो भी हैं, हम देखिए हम 60 से 70 साल जीते हैं। लेकिन आप देखिए हमारे घर में जो हम गैया पालते हैं वो 7 साल, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो तो 15 साल में, मतलब आप देखिए ना, हम जब हम जानकार हुए तो हमारे घर में गैया आई, लेकिन आज हम बड़े हुए तो गैया के 3-4 बच्चे हैं, उसका मतलब 3-4 जनरेशन उसने देख लिया, बट हम तो आज तक हमारी खुद ही नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये है, तो एजिंग का मतलब ये है कि हमारी लाइफ स्पैन है, ये कैरेक्टर है, ये 100% वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। तो आपको हमने एजिंग भी बता दिया। अब जो मेन चीज़ है वो भी जानिए, मेन कारनामा। मेन जो कारनामा होता है साहब वो होता है डेथ, मृत्यु। ये इमॉर्टल, ये जो है सार्वभौमिक सत्य है, जो आया है वो जाएगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो आया है वो जाएगा। बट ऐसा तो है नहीं कि हमारे घर में गाड़ी आई तो वो भी चली जाएगी, जैसा कि अभी हमने एजिंग में आपको बताया। हम आए हैं तो हम जाएंगे, क्योंकि हम एक साइकिल के थ्रू यहाँ आए। ऐसा तो होता नहीं है कि आपके घर में एक गाड़ी है तो ऐसा है कि निर्धारित है कि आपके घर में सिर्फ एक ही गाड़ी रहेगी, आपके घर में एक ही फ़ोन रहेगा, ऐसा तो नहीं। सबके पास अलग अलग फ़ोन हो सकते हैं, सबके पास अलग अलग गाड़ी हो सकती है, लेकिन हमारा निर्धारित है, हम जाएंगे तो हमारी जगह कोई और आएगा। मतलब ये साइकिल चलती रहती है, इसको मेंटेन करना पड़ता है। अगर हम कह दें कि हम 60 साल नहीं, हम 120 साल जीना चाहते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब एक वो आ जाएगी, कहते हैं जिसको, मतलब आपदा टाइप की आ जाएगी भाई। मतलब इतने ऐसा तो नहीं, मतलब एक विस्फोट हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट जिसको कह सकते हैं। मतलब एक साथ जो आया है वो जाएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। तो मरना सबका ज़रूरी है, और ये वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर के साथ ये वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है। कैरेक्टर इसमें देखिए, कैरेक्टर तो है ही ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कैरेक्टर तो है ही, ये वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर भी है, और ये 100% है, वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर भी है, कैरेक्टर भी, और ये वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर भी है। कैरेक्टर तो है ही, बट ये वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है, और ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। ये मार्कर है तो ये मार्कर हमेशा रहेगा, ये बोर्ड है तो बोर्ड ही हमेशा रहेगा, ख़राब जब तक ना हो। ये ख़राब हो जाए, या ये जो है इसको हम कहीं भी रखते हैं, अगर इसको संभाल के रखेंगे तो हमेशा चलता रहेगा, हमारी 3-4 जनरेशन इसको देख सकती हैं। इस मार्कर को किस मार्कर से हमने कभी लिखा था, ठीक है। ये रुमाल है, ये मार्कर, इसको हम रख सकते हैं, हमेशा चलेंगी जब तक कभी, मतलब इनको भी, मतलब ये ख़त्म तो होंगी, लेकिन इसका ऐसा नहीं कि मतलब ये हमेशा रखे। अगर सेफ इनको रख दो आप एक जगह तो हमेशा पड़ी रहेंगी, लेकिन हम सेफ़ नहीं रह पाएंगे, हमें मरना ज़रूरी है, क्योंकि हम आए हैं तो हमें हमारा जाना ज़रूरी है।
तो एजिंग हमने जैसे बताया आपको, लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन आपकी सबकी निर्धारित है, बताया ना कि जाना होता है, तो अब यहाँ जाना है। और ये कैरेक्टर जो है 100% वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, या छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, चींटी, हाथी, घोड़ा, ऊँट, पहाड़ जो भी हैं, चाहे हॉर्स हो, बर्ड हो, बैट्स हो, मैमल, जितने भी हैं, फिश हो, जो मतलब जो भी हैं, जितने भी जीव हैं, हाँ, बगल वाली दीदी, मोहल्ले वाले चाचा, बगल वाले ताऊ जी, जितने भी हैं, मामा मामी, मौसा चाची, नाना काका, सब आए, सबको जाना है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है, सबको जाना है, ठीक है। तो ये जो है डेथ जो है ये 100% वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और ये जो है नॉन लिविंग में नहीं होती है, ठीक है। तो आज की कहानी हमने आपको सुनाई, जो आपको शायद अच्छी लगी होगी, और आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल अगले वाले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे जो कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी, उस पर चर्चा करेंगे। और एक विशेष आप लोगों से अनुरोध है, हमारा निवेदन है कि जैसे कि जो चीज़ें आपको समझ में ना आया करे, बहुत सी चीज़ें कभी, अब जैसे कल इसके पहले वाले वीडियो में, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी वाले वीडियो में क्या हुआ कि हमने जो थंबनेल था उसमें भी लेटर गलत हो गया स्पेलिंग्स का, तो ये सब चीज़ें जो भी हो करे, क्या है कि अभी हमारा कारोबार नया है, तो जो भी आपका सहयोग बन सके वो बताया करिए, बनाया करिए, उसमें बिल्कुल वो नहीं कि हम आपकी बातों का बुरा माने। आपके सभी प्रकार के विचार और सभी प्रकार की शिकायतें, आपकी सभी प्रकार के सुझाव सादर आमंत्रित हैं, और आप सब ठीक है। मुझे सुनने के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।